आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है काशान हसन, जो कि सीईओ हैं रैकेट पाकिस्तान के। उनकी हमने पूरी जर्नी के बारे में बातचीत की, वो सेल से उन्होंने स्टार्ट किया और कैसे कैसे वो आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम सीईओ की पोजीशन में पहुंचे, और कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में हमने बात की, इंटरनेशनल एक्सपोजर के बारे में बात की, और रैकेट जो भी CSR कर रही है पाकिस्तान में उसके बारे में भी काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही। बहुत कुछ सीखने के लिए है, खासतौर पर यंगस्टर्स के लिए हु आर एस्पायरिंग टू जॉइन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उनके लिए बहुत कुछ सीखने को है। आइए बात करते हैं। सलाम काशान, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, थैंक यू। सो काशान, एज आई टोल्ड यू बिफोर वी रोल्ड द कैमरा कि हमारी जो बहुत बड़ी ऑडियंस है, दैट्स बिटवीन 18 to 24 हु आर ऑलमोस्ट एट द ब्रिंक ऑफ स्टार्टिंग द करियर, या वो अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं। एंड एज यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ होपलेसनेस विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी। ज़्यादातर लोग जा रहे हैं। अल्ताफ़ साहब के दो दोस्त परसों ही कनाडा चले गए हैं। सो लाइक यू नो दैट लीव्स दैट काइंड ऑफ एयर बिहाइंड। बट हैविंग सेड दैट, आई पर्सनली बिलीव कि देयर आर स्टिल opportunities in Pakistan, where there's a crisis is also an opportunity as well. So now looking at your career, you started from sales and now mashallah you're a CEO. So आप अपनी ज़रा journey share करें, so that I'm sure a lot of students and young people could take something from that. Sure, absolutely. So मैंने Junaid, first of all thank you for having me on the show. It's great to be here. मैंने जो है वो अपनी जर्नी तकरीबन 20 साल पहले शुरू की थी, और बड़ी कम्पिटिटिव एक इन्वायरमेंट होती है पाकिस्तान। स्कूल में 3000 लड़के थे जिस स्कूल में मैं जाता था। सो यू न्यू कि शुरू से ही कि यू हैव टू वर्क हार्डर, ताकि आप यू आर नोटिस्ड एंड यू स्टे अहेड। इसी तरह मैंने IBA का टेस्ट दिया था 96 में, जिसमें तकरीबन उस वक्त 2500 लोग जो हैं वो टेस्ट देते थे, और ये भी वो 2500 थे जिनका ख्याल था कि उनका चांस है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वो कहते थे यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, इसमें तो होना नहीं है। उस 2500 में से इवेंचुअली कोई 80 के करीब लोग जो हैं वो वहाँ पे उनका एडमिशन हुआ। तो आप रेशियो देख लें तो वो बहुत ही कम्पिटिटिव वो भी था। और उसके बाद वहाँ पे 4 साल गुजारने के बाद फिर यही था कि बहुत सारे लोग, जॉब्स कम। आज तो आई थिंक कंपनीज सिग्निफिकेंटली उससे ज़्यादा हायरिंग करती हैं वर्सेस एट दैट टाइम एक आध ऑर्गेनाइजेशन में 1-2 पोजीशंस हुआ करती थी। तो इट वाज वेरी कम्पिटिटिव गेटिंग स्टार्टेड। बट एक दफ़ा हो गई जॉब, उसके बाद लग गए कि यार नाउ वी नीड टू मेक आवर वे अप। एंड वो जो ड्रीम होता था वो ये था कि मार्केटिंग में काम करना है, ब्रांड्स के साथ ज़रा वो एक सेक्सी सी इन्वायरमेंट होती थी। आप दफ्तर में बैठे हैं और आप कह रहे हैं यार दिस ब्रांड इज़ माई बेबी और मुझे इसके ऊपर काम करना है। बट समहाउ आई थिंक इंटरव्यू प्रोसेस में इतना लोग एक्साइटेड नहीं हुए मुझसे। उन्होंने कहा आप सेल्स में चले जाएं, वहाँ ज़्यादा बेहतर है सर, थोड़ा फील्ड में होंगे, हमसे दूर रहेंगे। तो हमने जो है वो वहाँ शुरू किया। बट ये कि ऑब्वियसली काम करना था, एंड हमेशा से ये था कि यार कुछ प्रूफ करके ना किसी तरह से मार्केटिंग में चले जाएंगे और जो करना है वही करेंगे। तो वो करते रहे, फील्ड सेल्स में चले गए वहाँ से। उसके बाद फाइनली हुआ ये कि जब मार्केटिंग में मौका मिला तो इतनी सेल्स की आदत पड़ गई थी, जो थ्रिल थी उसकी, जो जिस चीज़ को हमें पहले अंदाज़ा नहीं था, कि वहाँ पे फिर मज़ा नहीं आया। 2 चीज़ें हुई। एक तो आई थिंक सेल्स ने हमें वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ सिखाई। जो लोग मेरे साथ सेल्स में थे, वो जो लोग दफ्तरों में बैठे थे, वो उनको आपको एक इनहेरेंट एडवांटेज हो गया। जब शुरू हुए तो एडवांटेज उन्हें था बिकॉज उन्होंने कहा यार ये ज़्यादा कूल लग रहे हैं, इनको वहाँ डाल दो। लेकिन वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ जस्ट बीइंग इन द फील्ड, कस्टमर्स के साथ, दुकानदारों के साथ, वहाँ पे जो है वो आपका एक बड़ा डिफरेंट आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी समझ में आती थी कि आप दुकान पे खड़े होकर देखते थे कि कंज्यूमर शॉपिंग कैसे करता है, और वो फीडबैक जो आप लेके आते थे हेड ऑफिस में, तो वो वैल्यू ऐड बहुत अच्छा रहा। तो हेड ऑफिस जब पहुँचे तो वहाँ हिट हो गए कि यार ये तो इनको तो वो चीज़ें आती हैं जो हमें नहीं पता थी। लेकिन खुद जो आदत पड़ गई थी, जो थ्रिल थी कि जब 30 तारीख को महीने का टारगेट होता था तो जो एक फीलिंग आती थी घर जाते हुए शाम में, वो आप रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे थे इन द हेड ऑफिस। तो उसकी आदत पड़ गई थी। तो फिर थोड़े अरसे के बाद वापस सेल्स में आ गए। इसी तरह करते करते 5-6 साल गुजर गए। और एक जो ख्वाब होता है बहुत सारे लोगों का, आज भी होता है, आपने कहा यू हैव अ यंगर ऑडियंस, वो ये होता है कि यार किसी तरह पाकिस्तान से बाहर निकलना है। तो यही ख्वाब था। एंड उसके अंदर जो है वो इन द ईयर 2006 I got an opportunity to work for an organization in Dubai.
हमने कहा यार एक दफ़ा ही जा रहे हैं, अब तो कभी आएंगे नहीं वापस, ये तो बेहतरीन हो गया, और चले गए. But I think, the grass is always greener on the other side. So lots of advantages of obviously जो हमें बहुत पता ही है कि क्या हैं, of like a first world infrastructure kind of in a third world setting. तो बहुत अच्छा भी था, लेकिन साथ साथ 1-1.5 साल किया, धक्के भी खाए, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पे आपको क्या सपोर्ट सिस्टम होता है, which is not there when you're on your own. तो लेकिन गुड एक्सपीरियंस, एंड आई वुड एडवाइस एनीबडी टुडे कि अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ वर्किंग हियर बाहर जाना है, तो ज़रूर करें. यू वांट टू यू लिव वंस, ट्राई एवरीथिंग, ज़रूर करके देखें. बहुत सारी चीज़ें उससे आप सीखते हैं, लोगों दुनिया के बारे में सीखते हैं, मुख्तलिफ लोगों के बारे में सीखते हैं, विच हेल्प्स आई थिंक. सो उसके कोई 1.5 साल के बाद रैकेट अप्रोच्ड मी, दिस इज़ इन 2007 एंड, और इन्होंने जॉब ऑफ़र की जो कि पाकिस्तान में थी. और साथ साथ एक जो अभी आप बात कर रहे थे करियर जर्नी की, वो इट वाज़न्ट जस्ट अबाउट, बिकॉज अदरवाइज आई वुड नॉट हैव मूव्ड बैक टू पाकिस्तान, बट एक जर्नी दिखाई उन्होंने कहा कि जी आप 3 साल में यहाँ होंगे, 5 साल में यहाँ होंगे, ये आपने एक्सपीरियंसेस लेने हैं, ये काम करना है, विच वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. तो वापस आ गए पाकिस्तान. 5 साल लगाए थे बाहर निकलने में, 1.5 साल में आ गए कि यार लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान. और फिर रैकेट के साथ अब ऑलमोस्ट इस दिसंबर 15 साल हो जाएंगे. सो January 1st 2008 आई जॉइंड इन कराची. हमारे पाकिस्तान हेड ऑफिस में 2 साल मैंने यहाँ काम किया. उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका चला गया 2010 के जनवरी में, पूरे 2 साल करके. वहाँ मैं 3 साल रहा, वहाँ 2 डिफरेंट रोल्स किए. बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बड़ी ज़बरदस्त जगह है, लोग बड़े ज़बरदस्त हैं वहाँ पे. उसके बाद वहाँ से यूके चला गया, ऑल विथ रैकेट. और यूके में जो है वो एक ग्लोबल रोल में चला गया, ग्लोबल हेड ऑफिस में. तो रोल तो यूके बेस्ड था, लेकिन काम आपका ज़्यादा यूके से बाहर था. तो बहुत दुनिया इसमें इस जर्नी में देखी. न्यूजीलैंड से लेकर के कोस्टा रिका तक के हमने सफ़र किए, सैन फ्रांसिस्को से केप टाउन तक, सिंगापुर. एंड I was very fortunate कि कंपनी ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी टू इंटरैक्ट विद प्रॉब्ली 20 से ज़्यादा रैकेट के दुनिया में मैंने ऑफिसेज विज़िट किए होंगे, लोगों के साथ काम किया, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वर्कशॉप्स में, कॉन्फ्रेंसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और उसके बाद 2014 में, आफ्टर स्पेंडिंग 2 years in the UK, I moved back to Pakistan as the head of sales for the Pakistan business. 3 साल मैंने वो किया. फिर एक रीजनल सेल्स डायरेक्टर के रोल में मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका देखा तकरीबन 3 साल. और फिर जनवरी 2020 में आई केम बैक टू पाकिस्तान टू हेड अप द बिजनेस. सो मैं बाहर जाने का बहुत शौक था, लेकिन 3 दफ़ा वापस पाकिस्तान इंटरनेशनली मूव होने के बाद आ चुका हूँ. तो एंड आई थिंक हर जगह के हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. सो आई थिंक जो आपने कहा कि थोड़ी सी लोग जाना भी चाहते हैं बाहर, और थोड़ा सा आई थिंक नेगेटिविटी भी है आजकल. व्हाट आई टेल पीपल इज़ के अपना काम ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से, मेहनत के साथ करते रहें. यू विल गेट वेयर you want to be and where you think you can be, right? Eventually जो चीज़ आपकी लिमिटेशन है वो यहाँ पे है. अगर आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, तो that's what generally मैंने यही देखा है. There are people who do very well in life और कहीं ना कहीं जाके ये सोचते हैं कि यार मैंने कर लिया जो करना था. उसके बाद आगे उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. Not because any externality is stopping them, बट बिकॉज उन्होंने खुद अपना एक वो बनाया हुआ है, विच इज़ फाइन. दैट्स कि यार दिस इज़ वेयर आई, और जो उससे आगे सोचता है वो उससे आगे पहुंचता है. That's the first step at least. I think that's the first step towards depression as well, because inherently people are driven by challenges. और जब आप कहते हो ना जी मेरा सब कुछ हो गया है, फिर अब क्या करना है, and that leads to hopelessness eventually. खैर, there's a lot of angles to your entire journey which I was noting down. First of all, जिससे होता है आप मार्केटिंग के मूड से गए, आपको सेल्स में डाल दिया, राइट? और ये बहुत लोगों के साथ होता है. मैं भी एक जगह सेल्स के मूड से गया था और मुझे सप्लाई चेन में डाल दिया गया, जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था. बट अनफॉर्चुनेटली दैट प्लेस वाज वेकेंट बिकॉज द गाय
passed away at a very young age in that company, और उनको समझ नहीं, उन्होंने बोला यार अभी फ़िलहाल इसको बिठाओ, 1-2 महीने बाद ले लेंगे। एंड देन मैं 1.5 साल तक वही करता रहा क्योंकि वो आई गॉट द हैंग ऑफ इट। सो ये बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह होता है, वो जाते करियर के अंदर किसी और मूड से, उनको कहीं और चला डाल दिया जाता है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि वो इनिशियली वो एक थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी होता, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपनी एक माइंड मैपिंग की होगी, आपकी जर्नी ही चेंज कर दी, विच ऑफ कोर्स इन योर केस लेड फॉर द बेटर। बट बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख नहीं पाते और वो शॉर्ट साइटेडनेस में समझते हैं कि आई थिंक मेरा अब रोल ख़त्म हो गया है, एंड देन दिस सल्क विद इन। सो हाउ टू डील विद दैट, इस तरह की जब आप पे इन्फोर्स कर दी गई हो कोई चीज़? देखिए, आई थिंक व्हाट आई हैव लर्नड ओवर टाइम इज़ के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका ख्याल होता है कि आपको पता है, लेकिन वे टाइम पता चलता है कि आपका जो ख्याल था वो गलत था, राइट? सो आई थिंक व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड, व्हाट यू नीड टू गो इन विथ इज़ एन ओपन माइंड कि अगर आप अपना करियर जर्नी शुरू कर रहे हैं, वो यस आप सेल्स में जाना चाहें और अगर सप्लाई चेन में हो गया, द रियलिटी इज़ कि आपने देखना है कि आप अपने रास्ते पे कैसे पहुंचेंगे, और ये भी उसी का एक तरीका है। मैं आज जिस रोल में हूँ, मुझे हर फंक्शन के साथ काम करना पड़ता है, हर फंक्शन का कि हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन आपको भी उनके साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है, हेल्प करना पड़ता है। सो अगर आपने सप्लाई चेन का एक्सपीरियंस, जो मेरा इस तरह से डायरेक्टली कभी नहीं हुआ, सेल्स सप्लाई के साथ वैसे क्लोजली काम करती है, लेकिन अगर वो होता, इफ़ आई गो बैक एंड थिंक कि अगर मुझे 1.5 साल उसमें भी मिल गए होते, शायद उस वक्त मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट होता कि यार ये तो मुझे करना नहीं है, लेकिन वो शायद मुझे आज इट वुड मेक मी अ बेटर प्रोफेशनल देन आई एम टुडे, बिकॉज मैंने वो 1.5 साल कर लिया होता। सो आई थिंक इट्स एक लंबी जर्नी है, उसके अंदर कभी कभी हम बहुत 6 महीने के और 1 साल के उससे कि यार ये तो मुझे अभी हो जाना चाहिए था, आप कह रहे हैं 1 साल और रुक जाओ, इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस वक्त व्हाइल यू आर लिविंग इट्स वेरी टफ टू डील विद दैट। सो ऑल आई वुड से इज़ के for the youngsters watching, okay, just go in with yes, we all want the best for us, but we don't always know what that is, and therefore try to make it work to your benefit. कि अगर आपने करनी सेल्स है और चले गए सप्लाई सर्विसेज में, how do you now make yourself better at this, keeping an eye on कि मुझे करनी वो चीज़ थी, मैं कैसे, और अगर फिर आप वहाँ से सेल्स में जाएंगे, you will probably be better at it than anybody else जिसने सेल्स से ही शुरू किया। So basically the idea is कि one should always seek excellence no matter where they've been put in life. Absolutely. Right? अच्छा, अभी आपने बीच में बात की कि obviously when you were put in sales, और फिर आपने ज़ाहिर है मार्केट को क्लोजली देखा, मार्केटिंग जो है ज़ाहिर है वो ऑन ग्राउंड नहीं होती। A good friend of ours has also been in sales for a beverage company and then a spices brand. तो उससे भी हम जब वो शाम को चाय पे मिलते थे ना, तो बस ये सेल्स मार्केटिंग वालों को क्या पता, हम धूप में ख्वार होते हैं, औरंगी टाउन में तो मैं खड़ा होता हूँ, उनको क्या पता। सो ये इंटरनल राइवलरी भी होती है। नाउ बीइंग जनरल मैनेजर ऑफ रैकेट, जाहिर है आपने सबको साथ लेके चलना, देयर ऑल योर बेबीज, उसमें कुछ सिबलिंग्स आपस में लड़ते भी हैं। हाउ मच ऑफ दैट इज़ अ पॉजिटिव वॉर कि ये अच्छा एक दूसरे को सबकत लेने के चक्कर में इवेंचुअली फ़ायदा कंपनी का ही है, या इसको टोन डाउन कैसे किया फ्रॉम अ मैनेजरियल पर्सपेक्टिव, इफ आई से कि इस पोजीशन में अगर आपकी हो कि जहां आपको लग रहा हो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, उनको किस तरह रोका जा सकता है, किस तरह टैकल किया जाता है, हाउ कैन यू चैनलाइज दिस ऑनगोइंग वॉर? So it's a great question, Junaid. I think we are डिपेंड करता है कि ये चैलेंज जो एक दूसरे को लोग करते हैं फ्रॉम डिफरेंट फंक्शंस, उनका if their heart is in the right place, it can be positive challenges as well, because हम harmoniously coexist करने के लिए नहीं आते हैं, we want to all do things that are better. और हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव फ़र्क हो और आपका फ़र्क हो, लेकिन हमारा एंड गोल एक ही है, क्योंकि आप एक डिफरेंट ट्रेनिंग और ग्रूमिंग से आ रहे हैं और मैं एक डिफरेंट ट्रेनिंग ग्रूमिंग से आ रहा हूँ। सो फॉर मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जब अगर मेरे 2 कॉलीग्स आज हम लोग जो मैनेजमेंट हमारी कमेटी है उसमें बैठे होते हैं और एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, I play the role of, okay, let's referee this for a while. I wouldn't want to put a stop to it as soon as it starts, because I want to see are we learning something more? कभी कभी जब मैं आपको चैलेंज करूँगा तो
आपसे शायद और बेहतर मुझे फीडबैक मिले, या हो सकता है कि मैं आपको चैलेंज करूँ और आपको लगे हाँ यार ये चैलेंज वैलिड था, मैं गलत हूँ, या फिर आप मुझे ऐसा जवाब दें कि मैं कहूँ अच्छा यार मैं गलत कह रहा था. सो एक तो देयर कैन बी लर्निंग अराउंड द टेबल. सो ज़रूरी ये नहीं है कि हम हमेशा सब एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हो. ज़रूरी ये है कि हम वी आर चैलेंजिंग ईच अदर, knowing that it is not about you, it's not about me, it's about business and what's the best way to do it. And then the second is कि हमारे साथ बहुत होता है, मैं सेल्स डायरेक्टर था और मेरा एक बहुत पुराना दोस्त उसी टाइम पे मार्केटिंग डायरेक्टर था हमारी कंपनी के अंदर, और हम लोग काफ़ी एक दूसरे को बोर्ड रूम के अंदर चैलेंज कर रहे होते थे और उसके बाद उठ के बाहर चले जाते थे और साथ बात कर रहे होते थे. कोई तीसरा जो नहीं जानता वो कहता था यार अभी तो इतनी आर्ग्यूमेंट चल रही थी अंदर, एंड नाउ यू गाइज आर लाइक चैटिंग लाइक इट्स नो बिग डील. तो वो यही है कि यार वो वहाँ की को वापस जाके शायद फिर हम कोई ना किसी बात पे बहस करेंगे. इट्स लाइक इंडिया पाकिस्तान के जी, ऑन ग्राउंड जो है लड़ना एक दूसरे से, लेकिन बाहर सब चलेंगे. एग्जैक्टली सही. सो आई थिंक वो है, मतलब इट्स एज लॉन्ग एज दैट कॉन्फ्लिक्ट ब्रिंग्स बेटर रिजल्ट्स फॉर एवरीबडी, बेटर नॉलेज ऑन द टेबल, इट हेल्प्स. जहाँ ये नहीं हो तो फिर आपको वो जाके और इन माय करंट रोल हमें फिर व्हाट आई डू इज कि अच्छा आप दोनों पॉइंट्स आ गए हैं, शायद एक दूसरे को कन्विंस कर लिया, शायद नहीं किया, इन विच केस ओके नाउ लेट्स स्टॉप, take stock of what has happened. If a decision needs to be made or दो opposing views आ रहे हैं, you make a decision fast, but you also explain why you're making the decision, because वो शायद एक को फेवर कर रहा हो आपका डिसीजन, एक को ना कर रहा हो, तो समझाना है कि भाई ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है ताकि सबको समझ में आए. होपफुली जिसको लगा कि यार मेरी बात तो नहीं मानी गई उसको भी समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है. सो आई थिंक दैट्स हाउ आई यूजुअली डील विद इट. राइट. अच्छा, नाउ क्वेश्चन फॉर जैसे जो लोग मिड लेवल इन देयर करियर हैं, पीपल हु आर मूव टू डिफरेंट लोकेशंस, जैसे in your case you've been to South Africa, Costa Rica, places like Singapore. अब एक नया बच्चा जिसका सारा एक्सपीरियंस हमेशा पाकिस्तान में रहा है, वन फाइन डे ही गेट्स एन ईमेल कि कल तुम इजिप्ट जा रहे हो और तुम 6 महीने, साल या 2 साल अब तुम वहाँ हो, या तुम तेहरान में शिफ्ट हो रहे हो. राइट नाउ दैट्स अ कल्चर शॉक, क्योंकि हर जगह के लोगों के काम करने का तरीका अलग होता है, टेम्परामेंट लेवल अलग होता है, एनवायरनमेंट ही कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. तो ऑब्वियसली some people are comfortable in embracing that change, but a lot of people find it very challenging because एक आम पाकिस्तानी का इतना एक्सपोजर नहीं रहता while they are in Pakistan. So वो लोग जो इस पोजीशन में भी हैं या होने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा दे सकते हैं? I would say the same. I would say कि wherever you go with an open mind to learn. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरे भी अपने एक्सपीरियंस में मैं जब साउथ अफ्रीका गया था तो आई रियलाइज कि एक पेस है जिस पे लोग काम करते हैं विच इज़ मच मोर रिलैक्सड. एंड मैं यहाँ की बात कर रहा था कि हम इतने कंपेरेटिव एनवायरनमेंट से निकलते हैं कि हमें होता है कि यार अब यहाँ आ गए हैं, अब ये कर देंगे, और बट आई थिंक यू हैव टू लर्न टू अडेप्ट, कि किस तरह से आपने, और उसमें आप शुरू में आप गलतियाँ भी करेंगे. आई रिमेंबर फ्राइडे वाले दिन जो है वो मैंने शुरू में जब मैं वहाँ गया था तो मैंने कोई 3-3:30 बजे दोपहर को एक मीटिंग रख दी. अब लोग तो उस मीटिंग में आ गए लेकिन उनकी शक्लें देख के लग रहा था कि बड़ी नाराजगी है. दिस इज इन साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग. और फिर मुझे किसी ने ये सॉर्ट ऑफ कहा कि यार ये लोग इंडिया पाकिस्तान से आ जाते हैं और ये कोई टाइम है मीटिंग रखने का, यार फ्राइडे को तो सुबह काम होता है, लंच पे जाते हैं, उसके बाद आते ही नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ के मैं सीख गया कि यार ये कोई बड़ी प्रोडक्टिव टाइम नहीं है. ऐसे यहाँ आप कैजुअली आप किसी के साथ गप जरूर लगा सकते हैं 3 बजे से 5 बजे तक ऑन फ्राइडे इवनिंग, बट ये वीकेंड ऑलमोस्ट शुरू हो गया है. तो लंच पे जा रहे हैं तो अब वो आधे लोग वहाँ से चले जाएंगे अपने घर, या वो लंच ही चलता रहेगा 5 बजे तक. राइट. सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स दैट यू लर्न. और इसका आपने इजिप्ट का जिक्र किया, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी काम किया है. वहाँ उनका अपना न्यूएंसेस हैं, अपने तरीके हैं काम करने के. यू हैव टू पहली दफ़ा जो जा रहा है एक एडजस्टमेंट होती है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें नहीं पता होता कि दुनिया में लोग किस तरह से, हमसे कैसे डिफरेंट है. हमें लगता है दुनिया ऐसे ही है जैसे हम हैं. इट्स ओनली नेचुरल. बट आई थिंक यू लर्न एंड यू एज क्लोज एज यू कैन बी टू द पीपल फ्रॉम देयर. मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि यार अगर वहाँ 4 पाकिस्तानी मिल गए ज़रूर उनके साथ भी बैठें और देसी खाने खाएं एंड ऑल ऑफ दैट, बट साथ साथ ज़रा दूसरे कॉलीग्स के साथ जो नहीं है वहाँ उनके साथ भी टाइम गुजारें, उनके साथ भी ज़रा समझें कि हाउ थिंग्स वर्क देयर, तो यू कैन असिमुलेट
faster and you know, be better at it, be more productive. Acha, how to deal with nepotism, not only in Pakistan, when you are in Pakistan, but in places like for example Middle East, जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर किसी कंपनी में किसी एक सर्टन नेशनैलिटी का एक सर्टन मैनेजरियल रोल में है तो वो हायरार्की उसी कलर की होती जाती है बिकॉज प्रेफरेंसेस आ जाती हैं, राइट? एंड अ लॉट ऑफ पीपल कैन सी कि दिस पर्सन वाज नॉट डिजर्विंग बट बिकॉज दे कम फ्रॉम द सेम कंट्री, तो वो एक ज़रा उनका एक बायसनेस उनकी तरफ है. हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट? देखिए, मेरे हिसाब से you're 100% right. It depends on the organization. I think मैंने, and this is the reason I've stuck around in this company for as long as I have, कि मैंने देखा है कि काम ज़्यादा होता है, लोग कम होते हैं. जब ये होता है तो फिर it's very performance driven. Then after the first day I meet you, इतना important नहीं होता कि आपकी nationality क्या है. Important ये होता है कि यार आप deliver कर रहे हैं, मैं deliver कर रहा हूँ, नहीं कर रहा. And I think that's what starts to matter much more than anything else. So I think हमारी organization usually हम कोशिश करते हैं कि lean हो. उसमें क्या होता है कि लोगों को एक बहुत holistic experience मिलता है चीज़ें करने का, क्योंकि अगर आप बहुत सारे लोग हों तो सबकी एक बड़ी narrow description, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है. तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी environment बनाएं कि लोग जो हैं वो दूसरों के साथ भी काम करें और एक full holistic तरीके से चीज़ें सीखें. So मेरे हिसाब से फिर then it, you know, the nationalities don't matter as much, you know. I mean, Dubai is a very good example that you've given, because दुनिया भर के लोग आते हैं, right? When you are in South Africa तो ज़्यादातर South Africans ही होते हैं आपके ऑफिस में. इजिप्ट में भी ऐसा ही है, लेकिन मिडल ईस्ट में हर जगह के लोग आते हैं. But I think वो जब once you are in it, once you are part of the team, it matters less and less every day कि यार कौन कहाँ से आ रहा है. What matters is कि what are you bringing to the table and are you contributing or not. And I think ये at least I can speak for, I've been here so long कि अब दूसरी कंपनीज में क्या होता है अब मुझे इतना पता भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ जो है वो बहुत, because it's a very you know, performance driven environment. So I would say कि जहाँ पे clear KPIs हैं कि what does success look like, वहाँ पे identify खुद ही हो जाता है कौन successful है और कौन नहीं है. And फिर वो you know, you can, अगर आप किसी को You may like me and say अच्छा यार मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तान से एक पाकिस्तानी ले आता हूँ, बट अगर मैं वहाँ जाके काम नहीं करूँगा, आप मुझे अपने कंधों पे भी चढ़ा के चल रहे हो, लोगों को नज़र आ जाएगा कि यार ये नहीं कर रहा. और सिमिलरली अगर आप चाहेंगे कि यार बिल्कुल दबा दें, आप पसंद नहीं करते कोई और नेशनैलिटी और वट एवर रीज़न, हमारे स्ट्रक्चर्स वो अलग, क्योंकि अच्छा जो है वो खुद ब खुद ऊपर आता है और लोगों को नज़र आता है. तो वो हमारे यहाँ वो हमारे स्ट्रक्चर्स में वो छुपना वन वे और दी अदर इतना वो नहीं है. सो यूजुअली डजंट वर्क. एंड देन इफ़ यू आर स्मार्ट एंड सक्सेसफुल देन यू नो कि अच्छा यार मुझे विनिंग हॉर्सेस पे वो लगाने. इट्स नॉट अबाउट कि मैं कहाँ से आया और मैं वहाँ से कितने लोग ला सकता हूँ. इट्स अबाउट द फैक्ट कि आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन आपकी टीम की परफॉर्मेंस, एंड इफ दे आर नॉट कमिंग टू द पार्टी वो यू नो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन यू टुमारो. सो ट्रू. अच्छा, आप आई थिंक गिवन योर जर्नी, आई थिंक आपकी जर्नी का जो सबसे टफेस्ट पार्ट होगा वो होगा व्हेन यू बिकेम जनरल मैनेजर जनवरी 2020 और फिर आ गया कोविड एंड यूर हेडिंग रैकेट जिसका प्रोडक्ट है डेटॉल, और फिर डेटॉल पे सब बोले उस पर तो कोरोना वायरस पहले से लिखा हुआ है. सो लाइक हाउ वाज दैट जर्नी? आई मीन बिकॉज दिस इज समथिंग आई थिंक इससे बड़ा कोई चैलेंज आपके करियर में आया नहीं होगा, राइट? सो इतने इस ग्लोबल लेवल का एक चैलेंज आपके सर पे खड़ा हो एंड यूर कमिंग, यूर रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड दैट डील्स विद इन सम वे और द अदर, and then there's a lot of noise out there. So how do you deal with that? Right. It was a very tough time. I think you know, एक तो like you're saying global level पे ये चीज़ थी, और उसके साथ साथ while हमारा काम बहुत बढ़ गया था, साथ साथ हमारी access to market limit हो गई. दफ्तर बंद हो गए, head office बंद कर दिया, सब लोग घर से काम करना शुरू हो गए. Obviously हमारी even to keep our factories running जो डेटॉल बना रही थी,
वो भी एक इनसे अप्रूवल लें, उनसे बात करें। तो एक तरफ ये था कि मार्केट में लोग कह रहे थे कि जी डेटॉल शेल्फ पे नहीं है, दूसरी तरफ उन्हें ये नहीं पता था कि अगर हम किसी फैक्ट्री से, हमारी फैक्ट्री चल रही है तो कोई और फैक्ट्री कुरंगी में बंद कर दी गई है जो हमें एक रॉ मटेरियल देती है जिससे हम डेटॉल का एंटीसेप्टिक लिक्विड बनाते हैं, फिर वो जाके खुलवाना और किसी से बात करना और थानों के चक्कर लगाना जो लोगों ने हमारे दफ्तर में किए हैं कि यार ये खोल दो वरना डेटॉल नहीं मिलेगा। सो वो सारी चीज़ें जो लोगों को अंदाज़ा नहीं है उसका कि कितनी मुश्किल थी। हमने अपनी उस टाइम पे प्रोडक्शन जो है वो 3 गुना बढ़ाई उस टाइम पे जब ग्लोबल सप्लाई चेन सारी इम्पैक्टेड थी, और जो रॉ मटेरियल्स इन प्रोडक्ट्स में जाते हैं जो हमारे एंटी बैक्टीरियल और जर्म प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर में शॉर्ट हो गए थे। बिकॉज या तो सिर्फ यहाँ होता तो हम कहते चलो हर जगह से मंगवा लो, लेकिन सब लोगों ने, हुकूमतों ने बैन्स लगा दिए, हमारे रॉ मटेरियल्स डिफरेंट जगहों पे जो थे वो वहीं रोक दिए गए। जी ये नहीं जा सकता, मटेरियल्स की लिस्ट हुकूमतों ने बना के अपने पोर्ट्स पे दे दी, चाहे वो इटली हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, कि जी ये आइटम अब यहाँ से नहीं निकलेंगे, और वही हमारी पूरी सप्लाई चेन थी। सो बहुत मुश्किल हालात में बहुत लोगों ने मेहनत करके प्रोडक्शन जो है वो डबल और ट्रिपल भी की, लेकिन फिर भी रियलिटी ये थी कि हम 11 बजे अगर दुकान पे कोई चीज़ रखवाते थे शेल्फ पे और भरी हुई होती थी तो 1 बजे वो खाली होती थी। मैंने ख़ुद देखा है जाके उस टाइम पे कि किस तरह से लोग पहले दिन, आई थिंक ये 26 या 27 फरवरी को पहला पाकिस्तान में केस आया था, एंड ऑफ फेब में, और उसके अगले दिन मैं नीचे ही एक दुकान पे, हमारे ऑफिस के सामने वाली दुकान पे गया और मैंने देखा कि वहाँ पे किस तरह से 24 सैनिटाइज़र, एक खातून पूरी ट्रे उसकी डेटॉल सैनिटाइज़र की लेके जा रही हैं, और फिर हमने उनसे कहा कि यार इस पे कोई रोक लगा दें, क्योंकि अगर सब 24 आप लेके जा रहे हैं तो आप घर में होल्ड करेंगे, राइट? आप इतने तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो फिर इस पे कोई 3 की या 6 की आप वो कोई लगा दें कि यार इससे ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, और ये हमारे सामने उन्होंने वहाँ सिस्टम पे किया कि अच्छा यार इससे ज़्यादा नहीं। सो देयर वाज मैसिव डिमांड, आई थिंक ऑब्वियसली उस वक्त सब डरे हुए थे। उसके साथ साथ आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जिसमें 400-500 लोग तो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं और हज़ारों में इनडायरेक्टली, डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ, फैक्ट्री, एवरीथिंग, एंड उसके अंदर आपको लोगों की भी सेफ्टी का वो देखना है, क्योंकि उस वक्त तो बहुत सीरियस एक डर था कि कोविड हो रहा है, लोगों को, लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में क्या, मतलब, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ सही थी कुछ गलत थी, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है। सो उसकी भी एक परेशानी थी कि आप फैक्ट्री भी आपने खोली हुई है, आप चला रहे हैं, आप सेल्स टीम को भी कह रहे हैं कि आपने रोज़ मार्केट में जाना है, आप रोज़ सोच रहे हैं कि यार कोई बुरी खबर नहीं आए कहीं से, क्योंकि वो सामने वाला कह गए तो कंपनी की जिम्मेदारी, इवेंचुअली सब लोगों की जिम्मेदारी हमारी है, और अल्टीमेटली मेरी है, टू मेक श्योर दैट। सो फॉर मैनी अदर कंपनीज, यस, सारे घर चले गए थे और पूरे मुल्क के लिए बड़े मुश्किल हालात थे वो, लेकिन दूसरों का काम भी उसी तरह स्लो। अगर आप कंस्ट्रक्शन में सीमेंट बना रहे हैं तो ठीक है, आपका तो काम भी रुक गया, मजदूर भी नहीं आ रहे, कंस्ट्रक्शन भी रुक गई, तो यू कैन बी वर्किंग फ्रॉम होम एंड इट्स ओके। बट हमारे केस में ये नहीं था, काम बढ़ गया था, बिजनेस वाज मच हायर देन व्हाट इट वाज इन द पास्ट, जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, क्योंकि लोग दुनिया भर से, जिन्होंने 20 साल कभी फ़ोन नहीं किया, फ़ोन करके कह रहे थे यार डेटॉल कहाँ से मिलेगा, या भिजवा दें अगर थोड़ा सा, और कोई अगर मुझे फ़ोन करके यार मेरे बेटे की जॉब करा दो, दे कॉल 6 months लेटर नाइट से, जी मैं आप उसका इंटरव्यू करा रहा हूँ, क्या वो सब छोड़ो, डेटॉल कहाँ मिलेगा ये बताओ। सो सडनली एवरीथिंग हैड चेंज्ड टू दैट। सो आई थिंक for me personally, for a lot of us, it was a very testing time, और लोगों को ये लग रहा था बाहर से कि यार आप लोग तो, आपकी तो चांदी हो गई है और इतनी सेलें हैं, बट आई थिंक उसके पीछे जो हम कर रहे थे, और हम एयर फ्रेट करके चीज़ें मंगवा रहे थे, ज़ीरो मार्जिन पे चीज़ें बेच रहे थे कि यार ये किसी तरह, क्योंकि अगर आप मेजर रॉ मटेरियल को इस तरह मंगवा रहे हैं मार्केट में, जिसके पास कोई एक रॉ मटेरियल डेटॉल का था जो 200 रुपये किलो का हम ख़रीदा करते थे, उसने 600 रुपये किलो कर दिया, तो हम उस पर भी हम परचेजिंग कर रहे थे, तो वो लगता दूर से ये था कि यार यहाँ तो बस सेल और प्रॉफिट, और उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हो रही थी, वी न्यू अबाउट दैट। बट हमारा ये था यार प्रोडक्ट किसी तरह अवेलेबल कराओ, लोगों के पास मैक्सिमम जितना हो सकता है ये पहुँचे, क्योंकि उस वक्त इट वाज ऑल अबाउट कि इससे ही मोबिलिटी बनती है, लोग सैनिटाइज़र के बगैर घर से नहीं निकल रहे थे, तो वी न्यू कि वी हैव अ रोल मच बिगर देन जस्ट प्रॉफिट एंड डॉलर्स एंड सेंट्स, और वो सारी चीज़ें हमने साइड पे कर दी थी, और ये था कि यार प्रोडक्ट होना चाहिए। आई थिंक द टीम डिड अ फैंटास्टिक जॉब, पीपल केम टुगेदर
in a very big way. फैक्ट्री में लोग जिस तरह से पहुंच रहे थे, जिस तरह हम उन्हें लेके आ रहे थे, और रास्ते में 4 जगह पुलिस रोकती थी और पूछती थी किधर जाए. शुरू में इसी तरह था. आहिस्ता आहिस्ता फिर जरा जब तो शहर ही पूरा लॉकडाउन हुआ और हर जगह ये हो रहा था. हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस पे पुलिस ने आके छापे मारे, क्यों खुला हुआ है, क्यों सबको लेटर दे रहे हैं, लोगों को उठा के ले गए, उनको समझा रहे हैं यार ये डेटॉल है, ये पहुंचाना है लोगों तक, और इसलिए हमने खोली हुई है डिस्ट्रीब्यूशन, वरना और कोई चिप्स नहीं बेच रहे यहाँ पे, ये कर रहे हैं. सो दैट वाज काइंड ऑफ द टफ टाइम दैट वी डेल्ट. एंड आई इवन रिमेंबर के विदाउट नेमिंग नेम्स यू गाइस रन आउट ऑफ डेटॉल की पैकेजिंग, सो यू हैड टू पैकेज इन अदर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पे. जी. सो आई थिंक हर उसमें चैलेंजेस हमें आ रहे थे. पैकेजिंग इटसेल्फ वाज अ चैलेंज बिकॉज आपकी सप्लाई चेन गियर्ड नहीं होती है टू इस तरह की डिमांड सर्जेस के लिए. और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में ऐसे था. तो अगर हमें सैनिटाइजर की नहीं मिल रही हैं बोतलें, तो फिर हम देख रहे हैं हमारे पास और कौन सी बोतलें और उसमें कैसे हम सैनिटाइजर भर के पहुंचा सकते हैं. सो आई थिंक रैकेट ने ग्लोबली आई थिंक दे डिड अ ग्रेट जॉब ऑफ सपोर्टिंग एज मच एज एवरीबडी कुड. कितनी हमने डिफरेंट लाइंस डेटॉल की लाइंस पे ट्रांसफ़र की उस टाइम पे, कितनी हमने पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें लोकलाइज की इस टाइम पे. हमने जो चीज़ हम इम्पोर्ट कर रहे थे, हमें रियलाइजेशन हुई कि यार ये यहाँ कर लो, जिसके ऑब्वियसली और बेनिफिट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, जॉब्स हैं यहाँ पे. वो हमें हमारे वॉल्यूम्स इतने हो गए कि उसकी फिजिबिलिटी बन गई कि अच्छा यार अब सैनिटाइजर यहीं बनाएंगे, अब लिक्विड हैंड वॉश यहीं बनाएंगे, जो आज भी हमें जिसका बेनिफिट हो रहा है क्योंकि अब डॉलर कहीं से कहीं चला गया है. तो वो सारी चीज़ें. सो आई वाज गोना गेट टू दैट बिकॉज कि अभी हम इंपोर्ट की और रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे थे. सो कंसिडरिंग डॉलर प्राइसेस क्या हैं और इंपोर्ट बैन भी लगा और बहुत सारी चीज़ें. सो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट फॉर अ मल्टीनेशनल टू सर्वाइव इन सच एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको अपने बेसिक रॉ मटेरियल के लिए प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन लगाना पड़े कि एलसी खोल दे भाई, सामान मंगाना है. तो मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस नाउ? It's a very challenging time for sure. I think over the last few months globally भी I think जैसे आप जानते हैं जो सिचुएशन है, war है, आपस में बड़ी पावर्स आर और फ्लेक्सिंग देयर मसल्स, कहीं पे ऑयल, कहीं पे कुछ. फ्रेट कॉस्ट हैव गॉन थ्रू द रूफ और महंगाई दुनिया भर में. पाकिस्तान के केस में वो डबल हो जाता है बिकॉज आपकी करेंसी भी जब वीक होती है तो वो महंगाई का इम्पैक्ट जो है वो और ज़्यादा महसूस होता है. सो आई थिंक वो भी रहा है. कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है विच इज़ नॉट. बिजनेस जो है वो जनरली बिजनेस किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती. वो कहती है यार जो भी है स्टेबल चीज़ें स्टेबल हो तो हम लोग अपना काम करते रहेंगे. सो आई थिंक वो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा है पिछले 4-6 महीने में ख़ास तौर पे, जिसकी वजह से आई थिंक डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा टाइम लगता रहा है और एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक a few things have happened. I think profits are very badly hit right now because obviously आपकी हमारी तकरीबन रैकेट पाकिस्तान की 90+%, 93 या 94% का नंबर है. सेल्स जो हम करते हैं पाकिस्तान में बनाते हैं. तो हमारे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनते हैं. वेरी प्राउड ऑफ दैट कि हम अपनी प्रोडक्शन यहीं रखते हैं. इसके अलावा हम कुछ 14 मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, जो बहुत कम मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो यहाँ से बना के और एक्सपोर्ट कर रही हूँ. सो वी वेरी प्राउड ऑफ दैट एज वेल. लेकिन जो रॉ मटेरियल्स हैं उसका एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन मोर देन 50% इम्पोर्टेड है. बिकॉज वो और हम उसकी भी कोशिश करते रहते हैं किस तरह हम लोकलाइज करें और लोकल केमिकल्स और मटेरियल्स और बॉटल्स और पैकेजिंग जितना हम कर सकते हैं वो करें. लेकिन साथ साथ एक सर्टन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं और कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स हैं. लोकल सप्लायर्स को हमें एक तरह से कंप्लाई करवाना पड़ता है. तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं. अब जाहिर बात है जिस तरह से सिचुएशन है, डॉलर जहाँ चला गया है, फ्रेट कॉस्ट जिस तरह बढ़ रहे हैं, मेजर प्रॉफिटेबिलिटी हिट है. हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कीमतें जो हैं वो ना बढ़ाएं, जितनी कम हो सकती हैं उसको बढ़ाएं. एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट भी होती है जिसमें आप अकेले नहीं हैं, बाकी सारे हैं, सबको भी देखना पड़ता है. और साथ साथ आपको प्राइस पॉइंट्स देखने हैं कि अच्छा यार ये साबुन कितना महंगा ख़रीदा जाएगा, कितने पे. सो आपको वो फिर आपको वॉल्यूम्स अपने मेंटेन करने हैं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होंगे तो वो इट्स हर इट्स अ वेरी फाइन बैलेंसिंग एक्ट जिससे अभी आई थिंक हम और तमाम ही कंपनीज इस वक्त गुजर रही हैं. बट व्हाट आई कीप टेलिंग पीपल इज़ के साइकिल्स हैं, अच्छी आती हैं, बुरी आती हैं. ये भी हम क्रॉस कर लेंगे. और ये वही जो हम बात कर रहे थे कि
हम कितनी रिजिलियंस, कितना एक्सपीरियंस इससे बिल्ड कर सकते हैं. एक सेकंड के लिए ज़रा सा टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि आज क्या क्या चीज़ें हमें सोचनी पड़ रही हैं जो अगर ये नॉर्मल साल होता है तो नहीं सोचनी पड़ती. इज़ दैट मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर? इज़ इट मेकिंग यू अ बेटर प्रोफेशनल? इज़ इट मेकिंग यू, यू नो, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द ईयर एंड डिलीवरिंग, यू नो, दिस, बट इट्स ऑल्सो अबाउट यू एंड योर जर्नी. और अगर आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो ठीक है यार, ये भी एक पॉजिटिव ही होगा. शायद यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर. बुरे वक्तों में आप जितना सीखते हैं कभी अच्छे वक्त में नहीं सीखते. अच्छे वक्त में आपको बुरे वक्त की तैयारी करनी चाहिए, वो भी नहीं कर रहे होते कि आप अच्छा वक्त एंजॉय कर रहे होते हैं. सो आई थिंक एंड दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर. सो आई थिंक बुरा वक्त सिखाता है व्हेन यू पुश्ड अगेंस्ट द वॉल. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी टीम्स जिस तरह के आइडियाज़ लेके आती हैं आउट ऑफ द वो, इस वक्त यू नो मुझे शाम में कोई हमारे R&D के लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि अगर हम ये ऐसे चेंज कर दें तो हम इस तरह से इस चीज़ से इतना कॉस्ट बचा लेंगे, which is totally not on the table. It's not a project. Nobody's talking about it, but लोगों को एहसास है. And I think that's what I'm talking about. कि how do you become stronger through tough times? But yes, times are tough. You know, ये recent सैलाब has not, you know, वैसे भी I think एक सुबह आप TV लगाते हैं, खबरें सुनते हैं, it brings you down. कितनी मुश्किल है इस वक्त लोगों को. And then you think, अच्छा, okay, हमारे मसले कितने बड़े मसले हैं और you know what can we do to help over there. True. So ये है. I think that's how we keep ourselves engaged and motivated. के you know we have a role to play. अच्छा, bringing your experience overall that you have worked in different countries with different nationalities, different cultures, what are the best business practices or professional practices, be it on an individual level ही सही, that we can bring it back या हमें यहाँ पे ज़रूरत है? What do you think? देखिए, आई थिंक हमारे मैं जब बाहर जा कर के और लोगों से मिलता हूँ और फिर मैं वहाँ से देखता हूँ कि हम पाकिस्तान में किस क्वालिटी का काम करते हैं. Actually, we do good work in Pakistan. I think we build very good professionals in Pakistan. I think हमें इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत अच्छे, उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग और ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है. आई थिंक उनका फ्रेम ऑफ माइंड बहुत पॉजिटिव, जो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर. मेरे ख्याल से स्किल्स आप, कॉम्पिटेंसीज आप सीख लेते हैं, सिखा देते हैं. इज इट बिकॉज हम हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहते हैं? Maybe to some degree, but I think also it's because we know that we have to work that much harder, right? वो एक मशहूर मार्केटिंग की वो एक्सपीरियंस वो है कि एक जो नंबर 2 रेंटल कार कंपनी थी in the US, वो कहते थे कि उनका मार्केटिंग स्लोगन था कि we're number 2 so we try harder, right? तो वो उनका ये था कि यार हम नंबर 1 रेंटल कार कंपनी नहीं है, हम नंबर 2 हैं, तो हम आपके साथ ज़्यादा मेहनत करते हैं, which is using your second number position to your advantage. It's a beautiful marketing. वो कि वो आपका सारा एक्सपीरियंस में they would, and saying that उनकी दुकान के बाहर लिखा है, तो मैं अगर वहाँ काम करता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे और मेहनत करनी है, हम तो नंबर 2 हैं, तो मुझे कस्टमर को और सेटिस्फाई करना है और उसको अच्छा एक्सपीरियंस देना है. सो आई थिंक हम maybe we work that much with a better because हमें पता है कि हमें जो कुछ करना है अपने लिए करना है. हमारे पीछे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सिस्टम नहीं है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है. हमारे बच्चों के स्कूल्स, हमें अगर किसी अच्छे स्कूल में डालना है तो उसकी फ़ीस काफ़ी होती है. तो हम वो सारी चीज़ें जो है वो लेके चल रहे होते हैं कि हमें we need to put in that much more effort because you know we have to do it ourselves. And I think वो एक frame of mind बनाता है हमारा, जो दूसरी जगहों पे शायद नहीं है, जहाँ पे सारी चीज़ें हैं. शायद बहुत सारे लोग you know हम कहते हैं कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा खुश तरीन मुल्क हैं उसके अंदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, राइट? नॉर्वे, डेनमार्क का एग्जाम्पल. एंड आई हैड अ कॉलीग जो वहाँ की एक बिज़नेस हेड कर रहा था, और वो कहता है कि लोगों को काम करने की मोटिवेशन बहुत कम है. हफ्ते में 2 से 3 दिन वैसे ही काम होता है, उसमें भी कोई किसी वक्त भी आ जाएगा और कहता है मैं सोच रहा हूँ 1 साल की छुट्टी कर लूँ, राइट? और वो कह रहे हैं यार ये कैसी तरीका, वो आप किसी को पुश नहीं करते ज़्यादा. सो वो एक बिल्कुल डिफरेंट मोटिवेशन है. हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और हमें पता है कि रोज़ मेहनत करनी, आगे जाना है, कुछ करना है, बिकॉज वी डोंट हैव द सेफ्टी नेट दैट सम ऑफ दीज अदर्स डू. So I think we make fantastic professionals उस point of view से. मैं
मैं कभी कभी जब मैं अपने यूके के रोल में था और मैं किसी साउथ अमेरिकन कंट्री जाके देखता था कि उनका बेस्ट एग्जांपल काम का क्या, और मैं पाकिस्तान से आया था, मैं कहता था हम इससे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे और शायद हम इतना शोर नहीं मचा रहे, वी फील we're not talking about it as much as we should. So I've always seen that. But having said that, I think हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, of course, दुनिया से हम first of all, I think some people operate at a very different level when it comes to thinking about others. Right? I think that's a huge. मेरा एक colleague जापान गया और वो कहता है कि वहाँ पे मेरा जो होस्ट था कंपनी का, उसने मुझे कहा कि रात को ये लोग डिनर कर रहे थे, उसने कहा कल ऑफिस में तुम कहो तो होटल से पिक करके तुम्हें साथ ही ले जाता हूँ, यूर विजिटिंग। और इसने कहा कि बहुत अच्छा है, मुझे सुबह टैक्सी वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी। वही साइड कि मैं लेकिन ज़रा जल्दी निकलता हूँ, 8 बजे मैं पहुँच जाता हूँ तो ऑफिस तो 9 बजे, तो अगर मेरे साथ जाना है जल्दी उठना पड़ेगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, चलो आई विल स्टिल गो विथ यू। कहता है हम सुबह पहुँचे तो वो बड़ा सा पार्किंग लॉट था और बिल्डिंग आगे थी, कोई 200 गाड़ियों की जगह होगी वहाँ। उसने गाड़ी जो है वो खड़ी की बिल्कुल गेट के पास जहाँ से एंटर होते हैं पार्किंग लॉट में, वहाँ से अपने बक्से उठाए, दोनों ने वॉक करना शुरू हो गए टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो कहता था वो उधर कोने में थी। तो मैंने उससे थोड़ी देर वॉक की, फिर मैंने उससे पूछा यार ये तुम्हारी कोई डेजिग्नेटेड पार्किंग? सारी पार्किंग तो खाली है, कोई भी गाड़ी सुबह 8 बजे कोई भी नहीं आया हुआ। तो उसने कहा तुम्हारी डेजिग्नेटेड पार्किंग है जो तुमने इतनी दूर खड़ी की है? कहता है नहीं, हम तो पहले आ गए, हम तो 5 मिनट वॉक करके जा सकते हैं वहाँ तक, जो एंड में आएगा 9 बजे उसके लिए सामने की जगह खाली छोड़ दी है। राइट नाउ कैन यू इमेजिन दैट्स सच अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग वर्सेस हम लोग ये कहते हैं यार मैं पहले पहुंचा हूँ, मैं सबसे आगे गाड़ी पार्क करूंगा और बिल्कुल वहीं से उतर के सीधा ऑफिस में चला जाऊंगा दरवाजे से, और जो बाद में आएगा वो देखेगा यार ये शायद पहले आए थे, इनकी गाड़ी यहाँ खड़ी है, तो पूरे दिन उसका एडवांटेज मुझे मिलता रहेगा। बट इट्स सच ए डिफरेंट अप्रोच के थिंकिंग अबाउट अदर्स, एंड आई थिंक ये हमारे अंदर ये हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक वी कैन लर्न। व्हेन आई वाज इन द यूके तो वहाँ पे जो है हम ये डिपर मारते हैं ना, वो इट्स अ साइन कि आप आ जाएं। आप गली से निकल रहे हो तो वो साइन होता है कि आप आ जाएं। हमारे यहाँ आप आ जाएं उसका कोई साइन नहीं है। राइट इट्स इसका मतलब है आप नहीं आए। राइट ये तो आई एम गोइंग टू गो एंड वी डोंट हैव अ साइन फॉर सेइंग व्हाई डोंट यू, एंड इवेंचुअली इट कम्स बैक टू यू, बिकॉज जो आज आपको नहीं आने दे रहा वो कल खुद ही गली से निकलेगा थोड़ा आगे, उसको भी कोई नहीं आने देगा। इसमें कोई फायदा किसी का भी नहीं है। इवेंचुअली एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज बट नोबडी इज बीइंग काइंड टू एनीबडी एल्स। और मैंने यहाँ नोटिस किया यहाँ पे थैंक यू करने का भी कोई रिवाज नहीं है। जो हैजर्ड लाइट जला, अगर आप किसी लेन में मर्ज कर रहे हो और अगले ने जगह दी है तो आप हैजर्ड लाइट जला के उसको थैंक यू करते हो। ये चीज मैंने यहाँ किसी को करते हुए ही नहीं देखा, ना किसी ने मुझ पे किया है। यहाँ पे एक्चुअली हैजर्ड लाइट ऑन करना खतरनाक है, बिकॉज लोग समझते हैं रेस करना चाह रहे हैं आप, तो वो मेरे ख्याल से उल्टा हो जाएगा। तो वो यस यू राइट, देयर इज नो थैंक यू का, ईदर दैट या फिर हैजर्ड अगर जले में तो बारात जा रही है। That's it. और किसी काम के लिए यूज नहीं करते। That's so. अच्छा, given the current environment with women empowerment and a lot of women are choosing these corporate roles, obviously in your journey आपने ये surge देखी होगी आहिस्ता बढ़ते हुए। So what role women can play in the corporate sector, or like we need a lot of encouragement, क्योंकि हमारे यहाँ जो cultural norms हैं हमारे वहाँ पे push back किया जाता है या फिर इतना encourage नहीं किया जाता। So like what do you have to say with regards to that? So I think having worked in other countries जहाँ पे women representation in the workforce is much higher, I feel it is a loss for us कि हमारे यहाँ women are not as well represented as they should be, because I think वही वाली बात है आपने जिस तरह कहा कि कुछ inherent disadvantages होते हैं to women कि जी भाई पढ़ रहा है और बहन की पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं है घर के अंदर, या बेटे की है तो बेटी की नहीं है, और वो जो certain benefits मिलते हैं हमारे यहाँ being a man, I think हमारा in the corporate world जिम्मेदारी है कि हम उसे कैसे बैलेंस करते हैं उस चीज़ को, कि how do we support women more than we support the men, because we know कि ये और मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है, probably बहुत सारी चीज़ें उसके फेवर में नहीं है, but we still need to make sure that we play we create an environment where they can also thrive. हमने in the last 2 years about half our hiring in Reckitt Pakistan has been women, although our ratio is less than that, मतलब आज कंपनी में आधी ख़वातीन नहीं है, लेकिन हमने ये इंश्योर किया है, और हमें इससे भी ज़्यादा करना है। We are very far from where we want to be, but we want to create an environment where सबसे पहले हम रेशियो सही करें to men is to women, because
frankly, if you ask me, 20 years of corporate life, I believe, and ये थोड़ा सा controversial हो सकता है कि women are generally better professionals than men are, right? And I say this with myself included as well. I mean, I remember in South Africa, मैं दिसंबर की छुट्टियों में पाकिस्तान आ रहा था और मेरी टीम में एक खातून थी जो बेसिकली लेट्स से सेकंड इन कमांड थी वहाँ पे. तो मैंने उसको बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई, ये ऐसे करना है, अगले 15 दिन में ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है. वो सुनती रही. फिर जब मैं पाकिस्तान से 15 दिन छुट्टियां करके वापस आया तो मैंने कहा इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, इसके क्या, जो उसने मुझे अपडेट दी. ऑनेस्टली आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड के यार लोग देख, जो मैं 6 महीने से नहीं कर पा रहा था उसने इस 15 दिन में किया है. उस कस्टमर के साथ ये क्रैक कर लिया है, इसके साथ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई रियलाइज कि ओके आई नीड टू बी using her way more than I am today, and so I think, and there are many examples of this. और फिर वही वाली बात है जो हम कह रहे थे कि जो probably at a disadvantage होता है वो और ज़्यादा fight करता है. और and it's the same when it comes to women. So there are great women professionals out there. We need to make sure that we support so that they thrive. Not just, और उसमें फिर what, how is their journey different? What can we do to help? And I think we should be very very open to it. और ये भी मैंने दूसरे मुल्कों से सीखा है कि there was this जब मैं UK गया तो एक हमारी टीम में खातून थी, she was on maternity leave and she came back from that maternity leave after having a baby. और उसका ये सेट था कि जी मैंने 5 o'clock is my stop every day because मुझे बच्चे को उठाना होता है फ्रॉम द नर्सरी, जहाँ 6 बजे बंद हो जाती है नर्सरी, तो मुझे तो 5 बजे ऑफिस से निकलना है और फ्राइडे को मैं काम नहीं करूँगी. और ये उसने अरेंजमेंट की हुई थी विद द कंपनी, विद हर बॉस एंड विद HR एंड एवरीबडी. फ्रैंकली उससे, आई मीन वर्किंग विद हर फॉर द नेक्स्ट 2 years, उससे कोई ना उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ रही थी ना उसमें, और जो उसके साथ के 3-4 और हम लोग थे, ये नहीं था कि वो कम कर रही है दूसरे ज़्यादा कर रहे हैं. इट वॉज, और वो फ्राइडे को तो हफ्ते में 4 दिन काम करती थी, 5 on the dot शी वुड लीव. तो अगर हम 4:30 बजे मीटिंग में बैठे होते थे तो कोई कहता था यार 5 बजे इसको ज़रा बता दो इसका क्या काम रह गया, बिकॉज ये 5 बजे चली जाएगी. सो हमें इतनी रियलाइजेशन थी एंड शी वुड पुट इन द एफर्ट. रिजल्ट जो मैं थोड़ी पहले कह रहा था, इवेंचुअली दैट्स व्हाट मैटर्स. इट डजंट मैटर इफ यू आर अ मैन और अ वुमन और अ पाकिस्तानी और एन इंडियन. व्हाट मैटर्स इज कि आप रिजल्ट्स लेके आए. रिजल्ट्स उसके आ रहे थे, काम वो पूरा करी थी. कोई, आई थिंक इफ एनीथिंग वो शायद और ज़्यादा करती होगी जस्ट टू प्रूव कि किसी को ये ना लगे कि मैं 4 दिन कर रही हूँ तो आई एम लीविंग एनीथिंग बिहाइंड. सो that's finding the right flexibility in doing things, and the companies supported that over there. But हमारे कल्चर में वो चीज़ें ज़रा लोग बात करते हैं, अच्छा यार 5 बजे जा रहे हैं, यार 5 बजे ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है, so it's perfectly fine. उल्टा ही है ना कि जी 8:30 बजे तक बैठो रात के. जी वो भी वैसे चेंज हो रहा है. आई थिंक मेरे ख्याल आई वुड लाइक टू थिंक सो. मैं तो 6 बजे अपना बैग उठा के बिल्कुल हॉल के बीच में से निकल के चला जाता हूँ, जबकि मैं दूसरे रास्ते से भी जा सकता हूँ, बट जस्ट टू शो एवरीबडी it's not about how long you said. Exactly, it's about getting things done. So like what works more, hard work या फिर बॉस से दोस्ती? देखें, बॉस से दोस्ती is a nice side perk, but there's no I think it depends on the organization, but most of the kind of organizations that we are part of, I think इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे मैं कह रहा था कि बॉस जो है वो चाहे तो आपको कंधे पे बिठा के भी आपको अगर वो करने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा कि यार इसमें ये KPIs नहीं मीट हो रहे. Exactly. So मेरे ख्याल से तो there is no substitute for putting in the effort and the right frame of mind. अच्छा, heading so many brands hygiene related in a country like Pakistan, जहाँ पे one thing or the other keeps popping up with regards to healthcare. The system is not so great. Dengue जो है उसका एक हर साल एक आता रहता है. कोविड फिर इतना टाइम यहाँ पे गुजार के गया है, वो तो खैर पूरी दुनिया में ही रहा है. फ्लड सिचुएशन है. कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, देयर वाज दिस चाइल्ड, उसकी शर्ट उतारी, वो बिल्कुल जो है ना हिज एंटायर बॉडी वाज कवर्ड विद मीजल्स, इस तरह की कोई चीज़ थी. तो ऑब्वियसली ब्रांड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एंड अ लॉट ऑफ ब्रांड्स go out there and give their put their part in. So how does Reckitt manage their CSR in a country like Pakistan? जी, आई थिंक देखें, सबसे पहले हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारी जिम्मेदारी अपने मुल्क की तरफ बहुत बड़ी है. हमारे केस में, बिकॉज एज यू आर सेइंग कि हमारे कुछ ब्रांड्स भी पिछले
जो कुछ मुश्किल वक्त रहे, चाहे वो कोविड का टाइम रहा है या डेंगू की जो आउटब्रेक्स होती रही हैं, वीव हैड अ बिगर रोल टू प्ले। और तो हमारी ज़िम्मेदारी उस तरह और बड़ी हो जाती है कि लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में जो डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पिछले कई सालों में नहीं हुए, और यही सिचुएशन होती है ऐसी जहाँ पानी खड़ा हुआ होता है, उसके बाद ज़रा सी धूप निकलती है, वहीं से वो सारी ब्रीडिंग शुरू होती है, और वही अभी हो रहा है। इतना पानी खड़ा है, प्लस लोग घरों में नहीं हैं, घरों से बाहर हैं। सो इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म इन द सेंस कि वरना हम लोगों को यही कहते हैं कि आम हालात में कि पानी खड़ा ना होने दें घर के आसपास, अंदर रहें जितना हो सकता है। ये इस वक्त तो ये रिडंडेंट हो गई हैं बातें बिल्कुल। सो I think we understand our responsibility. We are doing a lot of work, as are many others. I think Pakistani generally, corporates also, because जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद स्टेट का नहीं है, वो लोग उसको रेप्लिकेट करते हैं बहुत। आप जैसे देखते हैं बहुत काम करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ फ्री प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं जहाँ हो सकता है। उसके साथ साथ हमारी जो बेसिक वो है कि एक अच्छी हाइजीन इज़ द बेसिस ऑफ गुड हेल्थ। तो हमारी कंपनी का पर्पस ये है कि किस तरह से हम लोगों को बेसिक हाइजीन के बारे में सिखाएं। मैं आपके भी वो देखता रहता हूँ शोज़, व्हाट आई लाइक इज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोशल मैसेजेस आउट देयर जो शायद लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि अच्छा यार लोग कोई चीज़ फेंक के चले जाएंगे लेटर करके विदाउट रियलाइजिंग कि मैंने कोई गलत भी किया है, राइट। इट्स वेरी बेसिक थिंग्स लाइक दैट कि हम तकरीबन हर साल, आज नहीं पिछले 5 साल से, कोविड से बहुत पहले से, हम कोई 20 से 25 लाख स्कूल के बच्चों को जाके हाथ धोने के तरीके सिखाते हैं, बताते हैं कि जी एंड इट्स नॉट अबाउट डेटॉल। हम कहते हैं यार हाथ धो, खाने से पहले हाथ धो। डायरिया के इतने इंस्टेंसेस हैं, इट इज़ लाइक टोटली अवॉइडेबल स्टफ इफ़ यू डू बेसिक थिंग्स राइट, एंड यू कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दिस। इसी तरह से हम डिफरेंट गवर्नमेंट इदारों के साथ, NGOs के साथ मिलके, डेंगू अब नहीं का हमने एक वो शुरू किया था आज से 2018 में, कि पाकिस्तान में उससे पहले 10 साल पहले डेंगू नहीं था, और हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस, हमारे मॉर्टीन को इस्तेमाल करके और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, बट इवन मोर देन दैट हाउ डू यू इंश्योर कि मच्छर ही ना ब्रीड हो रहे हो एंड सो ऑन एंड सो। तो मॉर्टीन की ज़रूरत ही ना पड़े एसेंशियली। एग्जैक्टली। सो आई थिंक दैट्स द आइडिया। हाउ डू वी create those instances? We go to hospitals जहाँ पे pregnant women are coming and we tell them कि आपने कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखना है, आपने कैसे जो जगह पे वो बैठेगा, खेलेगा, खेलेगी, उस जगह को आपने जरासीम से दूर रखना है। अगेन हम पूरे प्रोग्राम्स करते हैं, वहाँ कहीं डेटॉल का नाम नहीं लेते, बिकॉज द आइडिया इज़ नॉट दैट। द आइडिया इज़ वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ बिगर देन जस्ट सेइंग कि हमारा ब्रांड खरीद लो, और वो फिर लोग सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते। सो आई थिंक दैट इट लुक्स लाइक अ हार्ड सेल एंड यू आर नॉट देयर फॉर हार्ड सेलिंग, यू आर जस्ट देयर टू लाइक इंश्योर अ सेफर एनवायरनमेंट। हम तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ जाके ये बात करते हैं। हमने पूरा एक सफाई का करिकुलम बनाया हुआ है जिसमें हम कहते हैं कि जैसे आप क्लास 4-5 में हिसाब सिखाते हैं या ज्योग्राफी या अंग्रेज़ी सिखाते हैं, इसी तरह से अगर आप एक सफाई और एक हमारा एक होगा साफ पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है, उसके तहत हम कहते हैं कि आप लोगों को ये भी एक करिकुलम में डाल दें। वो भी हमने बनाया है और हम कहते हैं आप जिस तरह चाहें इसको चेंज कर सकते हैं, बट एक इसके लिए भी एक पीरियड रख दें स्कूल में कि लोगों को ज़रा बेसिक चीज़ें बताई जाएँ कि खाना पकाते हुए क्या करना है, खाना खाते हुए क्या करना है, खेलते हुए क्या करना है, और ये बच्चों में ये आदत डालें ताकि ये फिर सारी ज़िंदगी रहे। और हमें पता है कि जो आप वहाँ सीखते हैं वो आप कभी भी नहीं भूलते। सो हमारी यही कोशिश है। एंड अगेन वहाँ पे हम कोई ब्रांडिंग की कॉन्वर्सेशन नहीं करते, कोई कलर अपने ब्रांड का यूज़ नहीं करते। हम तो कह रहे हैं हमने वो उर्दू में भी बनाया हुआ है, इंग्लिश में भी बनाया हुआ है, हम कहते हैं जिस तरह का। सो वी आर trying to inculcate this in the way we work, and I think that's us doing our little bit. That's nice. I'd like to get hold of one of those books. Absolutely. Yeah, that's nice. क्योंकि कल मैं यही सोच रहा था, I was at a hospital. My mamu's not well as we speak. So obviously people recognize, and I mean, knowing if I'm at a hospital, at an emergency room, at a cardio ward, तो मैं किसी खुशी से नहीं आऊँगा, कोई प्रॉब्लम ही होगी। बट पीपल डोंट रियलाइज वेयर यू आर। वो कहते हैं जी सेल्फी लेनी है। एंड इवन हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स भी कि ज़रा वो लाइट यहाँ से नहीं आ रही, मतलब मेरा मामू मर रहा है यार, खुदा के लिए।
मैं यही सोचा था यार, दीज पीपल, या तो एक अनएजुकेटेड बंदा ही बात करे ना तो समझ आता है, दिस इज़ अ हेल्थ प्रोफेशनल जिसका काम दिन रात का ये है, बट आई थिंक वो अपने एनवायरनमेंट से इतना नम हो जाते हैं कि उनके लिए इट्स लाइक अनदर डे इन दी ऑफिस, इट्स लाइक रैकेट का ऑफिस है और मैनेजर्स काम कर रहे हैं, राइट? बट हमारे लिए ऑब्वियसली इट्स ट्रोमैटिक बिकॉज आपका अपना एक बेड पे है। तो मैं यही सोचा था यार कोई एथिक्स की एक बुक लिख लेते हैं पॉइंटर्स बना के कि किस वक्त क्या नहीं करना, कब कैसे करना है, रोड कैसे पार करना है, ये बेसिक चीज़ें, और किसी तरह इसकी हम यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक माइन एंड अदर्स, हम किसी तरह गवर्नमेंट को बोले यार ये स्कूलों में घुसा दें ये किताब, ये एक पीरियड करा दें, क्योंकि अनलर्निंग बहुत मुश्किल होती है। जो थूकता हुआ है ना सारी ज़िंदगी, उसको आप नहीं रोक सकते, जो अगला आ रहा है ना आपने उसको रोकना है। तो अगर इस तरह हम किसी तरह इनकलकेटेड, आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आपने ये चीज़ ऑलरेडी की हुई है, एंड कुडोस फॉर दैट। अच्छा, अभी हम CSR की बात कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान, तो उसके ऊपर रैकेट का फुटप्रिंट क्या क्या रहा है, आई लाइक माई ऑडियंस टू नो दैट। जी, सो एज वी वर सेइंग कि मुश्किल हालात में पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तानियों की मदद पे आते हैं, हमने देखा है हमेशा, चाहे वो 2005 के जो ज़लज़ले थे या 10 के सैलाब थे, इस दफ़ा बहुत बड़ी स्केल पे तबाही हुई है, और आई थिंक हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एज़ पाकिस्तानीज़ एंड एज़ पीपल जिनका एक फुटप्रिंट भी है पाकिस्तान में, एक रोल भी है टू प्ले, तो हम जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इदारों के साथ मिल कर के अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो अभी हमने डेंगू की बात की थी, और इस तरह की ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं जिसमें हमारा एक ब्रांड है मोर्टीन, और इसी तरह से ये डायरिया और जो और चीज़ें फैल रही हैं उससे जर्म प्रोटेक्शन और एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स में डेटॉल है। सो हम मुख्तलिफ़ इदारे हैं जैसे कि TCF के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि उनका फुटप्रिंट है बहुत सारी जगहों पे, दे आर देयर। इंडस हॉस्पिटल वालों के साथ काम कर रहे हैं, रेड क्रेसेंट पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा 2-3 पार्टनरशिप्स हैं हमारी, कारफोर के साथ हमने मिलके एक जॉइंट वो किया है, हमारे पार्टनर भी हैं, हमारे कस्टमर भी हैं, और चीज़ें हमें रोज़ रिक्वेस्ट आ रही हैं, और जो टीम है हमारी वो आई थिंक over and above, you know, their everyday tasks, everybody is coming together कि how, you know, चाहे वो सप्लाई की टीम हो, चाहे वो सेल्स वाले हों, चाहे वो मार्केटिंग वाले हों, और उन्हें पता है कि ये हमारे फॉर एग्जांपल 2 महीने पहले किसी ने सोचा नहीं था कि हम इसमें इतना टाइम लगा रहे होंगे, बट बगैर किसी उसके, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव। सो देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी आर डूइंग। हम मुख्तलिफ राशन बैग्स में अपनी चीज़ें डलवा रहे हैं, एंड द इंटायर आइडिया इज़ कि एक तो वैसे भी सभी लोग हेल्प कर रहे हैं, बट हमारी ज़िम्मेदारी और बड़ी है बिकॉज हमारे पास प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जो इस वक्त कॉइल्स की बहुत ज़रूरत है, रिपेलेंट्स की बहुत ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें हम जितना कुछ कर सकते हैं वी आर ट्राइंग टू प्ले आवर पार्ट, बिकॉज दैट्स हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबली कि प्रोवाइडिंग एक्सेस, यानी लोगों को रसाई देनी है टू क्वालिटी हेल्थ हाइजीन वेलनेस प्रोडक्ट्स। सो ये हमारा एक मिशन है, हमारी ये फाइट है, और लिटरली हमारी जो उसको कहा जाता है फाइट की एक लड़ाई है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे फोर्सेस इसमें हमें यू नो आगे से हेडविंड्स भी आती हैं। सो इस तरह के मौके पे तो हमारी वो फाइट जो है वो और ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाती है। आई एम वेरी प्राउड कि जिस तरह कंपनी में लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और ओवर एंड अबव इस वक्त हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। Zabardast. Thank you so much, Kashan. It's been a pleasure speaking to you, and I hope you guys learned a lot. It's a great example. What a great journey Kashan has had. और अगर आपको लगता है कोई सवाल नहीं पूछा हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।